नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे। ये भी आरोप लगाया उन्होंने कि एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने, जो एक तरह से पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम आपके यहाँ हमला करने के लिए आ रहे हैं, उससे मसूद अजहर बच गया, हाफिज सईद बच गया। क्या रिश्ता है उनका, इस बारे में खुलासा करें। 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ था, जिसमें अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था और 3 दिन 4 दिन की कार्रवाई के बाद 9 आतंकवादी मार गिराए गए थे। लेकिन मुंबई अटैक में 160 से ज़्यादा नागरिक भी मारे गए थे और उनके टारगेट पर 4 जगह थी, जिनमें सीएसटी भी था और ताज भी था और 2 और जगह थी। बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में इस घटना का उल्लेख किया है, जो मैं बताने जा रहा हूं। जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ये घटना हुई थी। उनको लगा था कि ये इतनी बड़ी घटना है कि केवल मुंबई नहीं दहली है, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया 4 दिन तक दहलती रही। तो भारत कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब तो ये साबित हो गया है कि आमिर अजमल कसाब जो जिंदा पकड़ा गया है, वो कराची से चल करके आया था अपने 9 दूसरे साथियों के साथ, और कराची में ही एपी सेंटर बनाया गया था इस पूरे आतंकवादी हमले का। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये सुनियोजित हमला था मुंबई पर। तो भारत कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन बराक ओबामा ने लिखा अपनी किताब में, ए प्रॉमिस लैंड उनकी किताब है, उसमें लिखा है कि मुझे बड़ी निराशा हुई और आश्चर्य हुआ कि भारत ने कुछ नहीं किया। बाद में जब मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री को, एक फ़ोन कॉल घुमाया और उनसे पूछा कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की इतने बड़े अटैक के बाद भी। तो मनमोहन सिंह का बड़ी मासूमियत भरा जवाब था। उन्होंने कहा कि 4-5 महीने बाद एक्चुअल में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान पर अटैक करके हम एक समुदाय में, यानी मुसलमानों में, कोई गलत मैसेज भेजें। यानी मनमोहन सिंह और कांग्रेस के लिए पार्टी का हित सर्वोपरि था, राष्ट्र हित सर्वोपरि नहीं था। अब आप मुझे ये बताइए कि किस मुंह से कांग्रेस इस तरह के सवाल पूछती है। एस जयशंकर पर निशाना साधने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि जब इनकी सरकारें थी तब क्या क्या नहीं हुआ है इस देश में। 90 के दशक में जब इनकी सरकार थी केंद्र में और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे, उस समय लाखों हिंदू कश्मीरियों को, पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा आप लगाइए चरारे शरीफ, जहां पर इन्होंने कई हफ्तों तक आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई थी। ऐसे एक दो नहीं, इस हिंदुस्तान का कौन सा कोना था जहां सीरियल धमाके नहीं हुए। क्या किया था कांग्रेस ने उस समय? कोई एक कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की हो तो बताएं। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी आ गए तो उन्होंने घाटी में भी कार्रवाइयां की हैं और पाकिस्तान में घुसकर भी कार्रवाइयां की हैं। जब उड़ी हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई और करीब 300 के आसपास आतंकवादियों को उड़ाया गया। तब भी तो कांग्रेस पूछ रही थी कि जी पाकिस्तान तो कह रहा है कि कुछ कौवे मरे हैं और कुछ पेड़ गिरे हैं। तो इस बार तो ना पाकिस्तान बोलने के लायक रहा, ना कांग्रेस बोलने के लायक रही कि इस बार बता देते कि चील मरी हैं या कुछ और जो है जानवर मरे हैं और कुछ पेड़ वेड़ गिरे हैं।
इस बार तो 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तानी खुद उनके फोटो और वीडियो निकाल करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत ने किया क्या है, मोदी सरकार ने किया क्या है। जहां तक जयशंकर के बयान का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब से लौटे थे 23 अप्रैल की सुबह, तो 24 अप्रैल को वो मधुबनी में थे, बिहार में थे। बिहार में उन्होंने क्या कहा था, उनका बयान जरा दो चार बार रिपीट करके सुने कांग्रेस के लोग। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही कह दिया था कि जिन्होंने पहलगाम में जेनोसाइड किया है, टारगेटेड नरसंहार किया है, उनका धर्म पूछ करके उनको मारा है, उन आतंकवादियों का पीछा करेंगे, शिनाख्त करेंगे, उनको खत्म करेंगे और जिन्होंने उनको भेजा उन आकाओं को भी हम खत्म करेंगे और ऐसी कार्रवाई होगी जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो प्रधानमंत्री ने तो सबसे पहले कहा था कि आतंकवादियों को खत्म करेंगे, उनके आकाओं को खत्म करेंगे। तो एस जयशंकर ने कौन सी गलत बात कह दी थी? और एस जयशंकर क्या, भारत सरकार डे वन से कह रही थी कि हमारी जो भी कार्रवाई होगी वो आतंकवादियों पर होगी। तो एस जयशंकर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसके पीछे का मंतव्य क्या है, मकसद क्या है? एस जयशंकर ने डीजीएमओ लेवल पर यह मैसेज छुड़वाया था कि हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, सैन्य बेस को नहीं किया है, सेना को नहीं किया है। इसमें क्या गलत है? और इसके बाद जब ये 6 और 7 तारीख की रात को हो गया, 8 तारीख की सुबह, 7 तारीख की सुबह जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसाने वाली कार्रवाई होती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और यही हुआ। 7 तारीख की रात को ड्रोन भेजे गए, 8 तारीख की रात को ड्रोन भेजे गए, उनका भी निपटारा कर दिया 2 दिन लगातार। लेकिन जब देखा गया कि ये बाज नहीं आ रहे हैं, समझाने के बावजूद, चेतावनी के बावजूद और मुंह की खाने के बावजूद, तो फिर 9 और 10 की रात में इनका इंतजाम किया गया। इनको बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं। अंजू जी, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में कभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, यहां लोगों की हत्याएं होने दी गई, यहां सुरक्षा बलों को मरने दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनको इक्विपमेंट नहीं दिए गए, उनको अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं दिए गए। जो स्क्वाड्रन 42 से 45 होने चाहिए थे वो घट करके 30 से भी नीचे आ गए थे। 2012 में जनरल वीके सिंह को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी कि सेना के पास गोला बारूद खत्म हो गया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई प्रिक्योरमेंट नहीं था, कोई खरीद नहीं थी, क्योंकि हर सौदे में इनको कमीशन चाहिए होता। तो ये किस मुंह से इस देश को मरने के लिए छोड़ दिया था, देशवासियों को मरने के लिए छोड़ दिया था, सेना को, अर्धसैनिक बलों को भी उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। सर 2014 के बाद से सेना को भी, अर्धसैनिक बलों को भी, अलग अलग राज्यों की उन पुलिस को भी जहां आतंकवाद के सबसे ज्यादा वारदातें हुई थी, उनको मोदी सरकार ने मजबूत किया, वेल इक्विप्ड किया। और उसी का नतीजा है कि हम पाकिस्तान को मजा चिखाने में कामयाब हुए और पूरी दुनिया में एक संदेश देने में भी कामयाब हुए। सर, पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया मोदी सरकार ने, जो कहा था वो कर दिया, पाकिस्तान की भी बोलती बंद कर दी। क्या इसीलिए कांग्रेस बिलबिलाई हुई है? उनको डर लग रहा है कि पीएम मोदी की तो लोकप्रियता
बहुत ज्यादा बढ़ रही है और राहुल गांधी इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि कितने राफेल गिराए गए ये बताया जाए, सेना को कितना नुकसान हुआ ये बताया जाए। अब तो उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर ये भी कह रहे हैं कि कितने आतंकवादी मारे गए ये भी बताया जाए। सर ये किस तरह की राजनीति है? आप वोट बैंक की खातिर देश हित को ताक पर रख देंगे? ये शुरू में क्या कह रहे थे आकर के कैमरों पर कि हम मोदी सरकार के साथ हैं, मजबूती से मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां भी हैं, जिस भी हालत में हैं, उनको ढूंढ करके मारा जाए और मोदी जी एक्शन लें। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी ऑडियो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। और जब मोदी जी ने वो कर दिया काम, तो उसके बाद इनके ट्वीट उठा करके देखिए, इनके बयान देखिए। सब कह रहे हैं कि हम सेना को बधाई देते हैं। अगर कार्रवाई करने के लिए आप मोदी जी को चुनौती दे रहे थे, तो जब कार्रवाई हो गई तो फिर मोदी जी को बधाई क्यों नहीं दे रहे? ये चूहों जैसा दिल लेकर के, ये जो उतरने की जो आदत पड़ी हुई है, ये जो चालबाजी करते हैं, सियासत करते हैं, और सियासत शुरू कौन करता है? और जानते नहीं क्या आज की तारीख में सियासी अगर कोई जवाब देना जानता है और चाले चलना जानता है तो नरेंद्र मोदी से ऊपर तो है नहीं कोई। तो नरेंद्र, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, वो खामोश रहते हैं। आप देखिए 23 तारीख की सुबह आ गए थे ना सऊदी अरब से प्रधानमंत्री मोदी। लैंड करते ही, विमान से उतरते ही एस जयशंकर, अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ वहीं रिटायरिंग रूम में बैठ करके हवाई अड्डे पर ही पूरी रिपोर्ट ली, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए। उसके बाद 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हुए। उसी दिन शाम को जब अमित शाह जम्मू कश्मीर से लौटे तो सीसीएस की पहली बैठक हो गई। एक दिन छोड़ करके फिर सीसीएस की बैठक हुई। एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई। और आपने नोट किया होगा, और इन कांग्रेसियों ने भी नोट किया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं प्रमुख, सीडीएस, अजित डोवल और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ एक फुल मीटिंग की। सभी सेना अध्यक्षों को बुला करके, सीडीएस को बुला करके, अजित डोवल को बुला करके। इसके बाद उनको वहां एक टास्क सौंपा गया, तीनों सेना अध्यक्षों को, और सीडीएस की और अजीत डोवल की कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद एक एक सेना अध्यक्ष को बुलाया गया। 1.5 2 घंटे बैठे हुए उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो टास्क दिया गया था वो कितना वो जमीन पर उतार पाए हैं, कितनी उसकी रणनीति बना पाए हैं, और जो हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, जहां जहां करने जा रहे हैं और जहां से करने जा रहे हैं, इसके बाद उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आएगी उसका हमने प्रत्युत्तर क्या देने के बारे में सोचा है और कितना जल्दी हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ये सारी चीजें फिर से डिस्कस हुई। फिर सीसीएस की बैठक हुई। यानी 23 तारीख की सुबह सऊदी अरब से लैंड करने के बाद 6 तारीख की शाम तक, क्योंकि 6 और 7 तारीख की रात को 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जिनमें जैश, लश्कर और हिजबुल के हेडक्वार्टर भी थे। तो 6 तारीख की शाम तक भी प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग्स में व्यस्त थे, रणनीति बनाने में ठोक बजा करके लगे हुए थे। उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। इस बीच 23 तारीख और 6 मई के बीच में केवल एक बिहार की और एक दूसरे कार्यक्रम की उनकी वीडियो जरूर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि समय सीमित है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये लक्ष्य जो बड़ा बता रहे थे वो कौन सा लक्ष्य था? क्या 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना, क्या 10-11 एयरबेस को ध्वस्त करना, या जो सरगोधा और किराना हिल्स में इनके साजो सामान रखे थे, न्यूक्लियर
एसेट्स रखे हुए थे, वो बड़ा लक्ष्य था। अब ये दुनिया भी समझ ले और कांग्रेस भी समझ ले। तो ये इसलिए हताश और निराश हैं अंजू जी। इनको लगता है कि भाई करनी तो आतंकवादी सरगनाओं की और आतंकवादियों की, और भुगत कौन रहा है? या तो पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान की ही करतूत है, वहां की सेना की ही करतूत है, तो वो नहीं भुगतेंगे तो कौन? ताजिकिस्तान या कजाकिस्तान या कोई दूसरा उज्बेकिस्तान भुगतेगा या अफगानिस्तान भुगतेगा? जिनकी करनी है उनको तो भुगतना है। या भुगत रही है यहाँ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि वो जो दो मुहा सांप होता है ना, ये उस तरह का बिहेव करते हैं। जब ये देखते हैं कि जनमानस की जो भावनाएं हैं वो क्या हैं, सब तो पुलवामा के बाद भी एकजुट हो गए थे और मोदी जी पर प्रेशर डाल रहे थे कि जल्दी कार्रवाई करिए, जल्दी कार्रवाई करिए। और इस बार भी लोग बेसब्र हो रहे थे और ये कहना शुरू कर दिया था कि नहीं नहीं, मोदी जी तो डरपोक है, मोदी जी को तो जुमलेबाज है। नोबेल प्राइज लेना है, ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ? उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्हीं मोदी ने किया था, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक भी इन्होंने ही किया था, और इस बार अगर हिमाकत की उन्होंने पहलगाम में, तो इस बार भी कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है। जबकि कांग्रेस का जब शासन था, बड़ी से बड़ी आतंकवादी वारदातों के बाद भी डोजियर सजा करके फाइलों में लाल फीता उस पर कस करके वो डोजियर भेजे जाते थे इस्लामाबाद और वाशिंगटन। अब वो डोजियर का जमाना गया। अब तो वो खुद बताते हैं चिल्ला चिल्ला करके कहां कहां मार पड़ी है, और इस पर बार सर, तो मुश्किल से जान जान बची है उनकी। सर उनकी जान तो बच गई, लेकिन कांग्रेस को तो तुर्की को लेकर बयान देना चाहिए ना। कि आप याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछ लिया गया था कि बायकॉट टर्की चल रहा है, इस पर कांग्रेस क्या करेगी? इन्होंने तो बड़ा सा दफ्तर खोल रखा है, और वो दफ्तर भी आर्टिकल 370 जब हटा था, उसके बाद किस तरह से यूएन में जाकर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उसके बाद खोला गया था। ले देकर वहां पर 250 से 300 लोग ही रहते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन फिर भी कांग्रेस का बड़ा दफ्तर वहां पर है। इसीलिए कांग्रेस में आप देखिए, जयराम रमेश और वो कैसे पहले आपकी खेल खेलने लग गए थे, पवन खेड़ा और जयराम रमेश सर। इस पर क्यों नहीं कांग्रेस कुछ बोलती है? नहीं, बोलने लायक हो तो बोले ना, वो बोलने लायक नहीं है। बहुत सारे मामलों में बोलने के लायक नहीं है, फिर भी ये फटे बांस की तरह आकर के बोलते हैं, तो उसी का तो भुगत रहे हैं ना। देश की जनता की निगाहों से नहीं गिरे हैं ये एक तरीके से लोगों ने इनसे अब नफरत करना शुरू कर दिया है कि इतनी तोड़ने वाली, झकझोरने वाली घटनाओं के बाद भी आप अगर बेशर्मी के साथ राजनीति कर सकते हैं, तो आपको राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। आपको देश की राजनीति करने का कोई हक नहीं है। आपको अगर हर जगह अपनी पार्टी का हित सर्वोपरि लगता है और देश का हित सर्वोपरि नहीं लगता है, या जो देश के जनता की भावनाएं हैं उनको आप नकार सकते हैं, और आपको लगता है कि साहब हर इस तरह की घटना के बाद जब कार्रवाई होती है तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ जाता है और इनका टास्क और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इनका टास्क क्या है? इनका टास्क है अलग अलग तरह की टूल किट। उन टूल किट में कभी आंदोलन जीवियों को शामिल करना, कभी देशी विदेशी इकोसिस्टम को शामिल करना, उनसे जहर उगलवाना, झूठ बुलवाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना, तरह तरह की चीजें। कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी हिंडनबर्ग, कभी मणिपुर। 70 दिन बाद
अचानक से वीडियो जो है वो वायरल कराई जाती है महिलाओं की, फिर पूरे पार्लियामेंट सेशन को वॉश आउट किया जाता है। तो इनकी साजिशों का कोई अंत नहीं है, लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच ही रहता है। वो एक किसी कवि की एक शायरी है वो, कि सच सच ही रहे, घटे न बढ़े, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं होती। सर, कांग्रेस का तो एक झूठ और पकड़ा गया ना, जब ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, 7 दल बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और इन्होंने 4 नाम भेज दिए थे कांग्रेस ने। जयराम रमेश ने कहा था हमने जो 4 नाम भेजे उनमें से एक को भी कंसीडर नहीं किया गया, जबकि आप देखिए शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं, मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उनको उस डेलीगेशन में शामिल किया गया है। लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि हमने तो कोई नाम मांगा ही नहीं था कांग्रेस से। तो कांग्रेस किस लिए नाम देती फिर रही थी सर, वो भी उन 4 सांसदों के जो बड़े कंट्रोवर्शियल है? इनको फोन किया गया था इन्फॉर्म करने के लिए, और यह खुलासा किसी और ने नहीं किया है, शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में किया है। शशि थरूर को जब संपर्क साधा गया कि आपको एक डेलीगेशन का नेतृत्व करना है, तो शशि थरूर ने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट को की नॉलेज में आप डाल दीजिए, तो एक कर्टसी कॉल जो है उनको कर दीजिएगा। तो उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे आपके 4 सांसदों को भेजा जाएगा। इन्होंने सोचा कि 4 सांसदों की लिस्ट मांग रही है सरकार, तो इन्होंने वो 4 सांसदों की लिस्ट भेजी। थैंक गॉड के उसमें एक नाम आनंद शर्मा का भी था जो सरकार की सूची में भी था। और सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रहे हैं, वो हालांकि किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, पर उनको भी सरकार भेजना चाहती थी। शशि थरूर जो ऑलरेडी यूएन में रह चुके हैं, लंबे समय तक काम कर चुके हैं, अमेरिका में के तौर तरीकों को जानते हैं और तमाम चीज़ें उनको, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी कई किताबें हैं, उनका एक नाम है, उनका एक अनुभव है, उनको शामिल किया गया और लीड रोल दिया गया। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस की नज़र में या राहुल गांधी की नज़र में नाकाबिल क्यों हैं? भाई जब इनको यूएन से आप लेकर के आए थे, सोनिया गांधी लेकर के आई थी और मनमोहन सरकार में इनको शामिल किया गया था, और चौथी बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए इस बार, तो तब तो बहुत गुण थे शशि थरूर में। इधर हाल के दिनों में जब से वो प्रधानमंत्री के साथ हेलो हाय और नमस्ते के अंदाज में दिखाई दिए, और केरल में जब 1-2 बार गए प्रधानमंत्री, तो चाहे रात्रि के समय उन्होंने लैंड किया या दिन के समय, वो हवाई अड्डे पर भी उनकी अगवानी करते देखे गए, और दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और के साथ रुके ना रुके, पास रुके ना रुके, हाथ मिलाने के बाद, पर शशि थरूर से हाथ मिलाने के बाद कुछ छोटी सी गुफ्तगू करते हुए जरूर देखे गए। मंच पर भी एक दिखाई दिया, उनमें आपस में कुछ समझबूझ है। तब से शशि थरूर नाकाबिल हो गए, नालायक हो गए, और राहुल गांधी को लगा कि ये आदमी तो ऑपरेशन सिंदूर की भी प्रशंसा कर रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व की भी प्रशंसा कर रहा है, विदेशों में जो कामयाबी मिलती है उनकी लीडरशिप को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं, ये तो उनको एंडोर्स कर रहा है, तो ये तो भाई अब कांग्रेस में रहने के लायक नहीं है। तो गुलाम नबी आजाद का भी तो पाप यही था, कसूर यही था कि उन्होंने जब विदाई हो रही थी नेता प्रतिपक्ष के पद से भी और राज्यसभा से भी उनकी, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र करते करते वो रो पड़े थे। इसी तरीके से एक आतंकवादी घटना जो गुजरात के टूरिस्ट के साथ हुई थी, और जिसमें गुलाम नबी आज़ाद वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ कर के मदद की थी, और उस समय डिफेंस मिनिस्टर चूँकि प्रणव दा थे, तो उनसे एक जहाज़ मांगा गया था कि उनको अहमदाबाद भेजा जा सके, तो उसका उल्लेख करते हुए नरेंद्र मोदी भी रो पड़े थे। तो ये जो आंसुओं की आपस में एक बॉन्डिंग थी गुलाम नबी आज़ाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी खल गई थी इस परिवार को। और फिर गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा है।
तो मैंने जो अभी कहा था ना कुछ समय पहले के जो सियासी गेम होते हैं, चलो यहाँ तो मैं उसको घालमेल नहीं करना चाहता कि ये सियासी गेम था या क्या था, लेकिन राष्ट्र हित की बात है और 7 डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं, उनमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व शशि थरूर को दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम सियासी गेम की बात करें कि कौन कैसे मोहरे चलता है, तो भाई यहां जरा अपने मुंह पर हाथ फेर लें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप ही के मोहरे से आपको मात देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया या नहीं किया? और आपने मैसेज भिजवाने की कोशिश की शशि थरूर के पास, शशि थरूर तो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, जब भारत के लिए बात करने की बात है, भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने की बात है, तो मैं जाऊंगा और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस लायक समझा गया है। अब आप अंजू जी ये बात देखिए कि जो हमने ब्रह्मोस भेजी पाकिस्तान और जिन्होंने 11 एयरबेस का काम तमाम कर दिया, तो एक ब्रह्मोस जो है ये कांग्रेस के भीतर से भी ले ली मोदी जी ने। और ये ब्रह्मोस जो है किसके ऊपर छोड़ी गई है, अब जरा इसका अंदाजा लगाइए। कांग्रेस को ही तबाह करेगी सर ये ब्रह्मोस जो कांग्रेस के अंदर से निकली है। क्योंकि इसके अंदर सर जो टारगेट फिक्स किया गया है वो कांग्रेस ही है। लेकिन सर जितने भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सर ये आबेल मुझे मार नहीं कर रहे हैं, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। पूरा देश क्या पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ये तो सुर्खियां बटोर रहे हैं, हेडलाइंस बन रही हैं इनकी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में, बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि इनकी भाषा वहां भी बोली जा रही है। सर जो 10-15 लोग पकड़े गए हैं जासूसी में, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी तो यही बीड़ा उठाया था कि पाकिस्तान की छवि को अच्छा दिखाना है, तो ये भी तो वही कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप केवल पाकिस्तानी मीडिया में इनके छाए रहने की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ जो ये 4 बजे से चाट पकौड़ी और गोलगप्पे बेचना शुरू करते हैं टेलीविजन चैनल, इनके पैनल में बैठ करके आजकल विषय कौन से रखे जा रहे हैं चर्चा के लिए? एस जयशंकर के कांग्रेस ने उन पर अटैक किया, उन पर कहा कि अपराध किया है जयशंकर ने। यहाँ का मीडिया कोई कसर का है क्या? इनको भी मौका चाहिए ना। और ये जो इकोसिस्टम है, ये जो तुरंत सक्रिय होता है, ये सदमे से उभरे हैं किसी तरीके से, इनकी समझ में नहीं आ रहा था। और इस बार इकोसिस्टम में भी फूट पड़ी हुई है। आपने नोट किया होगा, बरखा दत्त, ध्रुव राठी, उनके सुर एकदम बदले हुए हैं। वो अब सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, सेना की वाहवाही कर रहे हैं। तो इनको कई तरह के अटैक पड़े हैं कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को और विपक्षी नेताओं को। और यहाँ का जो मीडिया का एक बड़ा पार्ट जो हमेशा से मोदी के खिलाफ ही रहा है, वो खुद अपने आप में सदमे में था कि अब क्या करें। तो ये सब मिल मिला करके, इनके कंटेंट देख लीजिए, इनके विषय देख लीजिए, इनके गेस्ट देख लीजिए, फिर से अपनी उन्हीं पुरानी हरकतों पर आ गए। और जो एक देश में वातावरण बना था और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक नए लेवल पर पहुंची थी कि उन्होंने इस बार वो किया है जो दुनिया में आज तक कोई कर नहीं पाया। पता है हमारा स्ट्राइक रेट क्या रहा है? 100%। इजराइल का भी 97 to 99% रहता है, हमारा 100% है। और पेंटागन अगर हमसे कांटेक्ट कर रहा है कि भाई हमको थोड़ा सा बताइए, पेंटागन जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में छिड़ने वाली लड़ाई में किसी ना किसी रूप में शामिल रहता है, वो चमत्कृत है कि ये क्या किया है भारत ने। केवल हमारा डिफेंस सिस्टम वो नहीं, हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो भी जहां चाहा है वहीं ठोका है।
जो 9 आतंकवादी ठिकाने, जिनमें जैश का, लश्कर का, हिजबुल का, बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, तीनों जगह उन्हीं बिल्डिंगों पर जाकर के हमारी मिसाइलें गई, टकराई हैं, ध्वस्त किया है 2-2 मिसाइलें, जिनको हम मारना चाहते थे। इससे सटीक कार्रवाई कोई हो नहीं सकती है। तो ये सब इस समय जो है वो सदमे की हालत में है, उस सदमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। और जब ऐसी कंडीशन में कोई होता है तो वो गलतियां करता है, ये गलतियां कर रहे हैं और ये कोई पहली बार भी गलतियां नहीं कर रहे हैं, हर बार इन्होंने यही किया है, आत्मघात किया है। और देखिए, आप नरेंद्र मोदी पर हमले करिए, आप राजनाथ सिंह पर करिए, आप जयशंकर पर करिए, अमित शाह पर कर लीजिए, बीजेपी पर कर लीजिए, लेकिन जब आप राष्ट्र हित से जुड़ी हुई कार्रवाइयों पर सवाल खड़े करने लगते हैं, जब आप सबूत मांगने लगते हैं, जब आप मारे गए आतंकवादियों की संख्या पूछने लगते हैं, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती, ना पसंद करती है, नहीं पसंद करती है। और अगर आपको ये बेसिक सी समझ नहीं है तो आपको राजनीति में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। सर, अपनी ही सोच से, अपनी ही करतूतों से कांग्रेस खुद ही डूबने की तैयारी कर रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी से पाकिस्तान डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है, और घर के अंदर कांग्रेस पार्टी भी डरी हुई है। इस पूरी बातचीत से यही लबोलबाब समझ में आता है। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।